हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसएसटी पेपर 4 पार्ट 2। पहला प्रश्न, भारत में मानक समय रेखा निम्न में से किस स्थान से गुजरती है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या उज्जैन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किस साल में हुआ था? 1884, 1892, 1902 या 1912? तो ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किस साल में हुआ था? 1884 में हुआ। किस साल में? 1884 में। 1884 में ग्रीनविच रेखा का निर्धारण हुआ। किसका? ग्रीनविच रेखा का निर्धारण हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सियाल किन दो तत्वों से मिलकर बनी है? जो सियाल है वो किन दो तत्वों से बनी है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फेरियम या सिलिकॉन और निकल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सियाल किससे बनी है? सियाल बनी है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ऑप्शन बी। यानी सियाल किससे बनी है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी की कोर का औसत घनत्व कितना माना गया है? 3, 3.5, 11 या 6.5 ग्राम प्रति घन क्यूब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 11 हो जाएगा। तो जो पृथ्वी का कोर का औसत घनत्व तो कितना है? कोर का औसत घनत्व है 11 ग्राम घन क्यूब। ठीक है, और ओवरऑल पृथ्वी की अगर हम औसत घनत्व का बात करें तो 11 की जगह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.5 ओवरऑल पृथ्वी का। लेकिन अगर कोर की बात करते हैं तो इसका ऑलमोस्ट डबल है ना? और ये डबल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है कई स्थान पे, तो ये 12 भी हो सकता है कई जगह। अगले प्रश्न चलते हैं। पेंजिया का विभाजन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पहले एक महासागर और एक महाद्वीप था। तो महाद्वीप का पेंजिया और महासागर था पेंथालासा। अब इसका विभाजन कब हुआ ताकि पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ सकी, इतने महाद्वीप बन सके, इतने महासागर बन सके? तो एक कार्बोनिफेरस में हुआ, जुरेसिक में हुआ, ट्राइसिक में या सिलुरियन, किस में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोनिफेरस काल में हुआ। किस में हुआ? कार्बोनिफेरस काल के अंदर पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया था और वर्तमान फिर ये धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में आ गया। तो पहले जैसे हमारी पृथ्वी इस प्रकार से दिखती थी, यानी एक ये जुड़ा हुआ पूरा महाद्वीप था और इसके चारों तरफ पानी था जिसे हम पेंथालासा कहते थे। और फिर धीरे धीरे कार्बोनिफेरस से शुरुआत होगी और वर्तमान में ये इस तरह से 7 महाद्वीप बन गए और 4 महासागर बन गए। 4 महासागर तो है ही ना। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रमुख प्लेट की श्रेणी में नहीं आती? यानी इनमें से कौन सी है जो प्रमुख प्लेट की श्रेणी में नहीं आती? इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, अमेरिकन या अरेबियन? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन है, अफ्रीकन भी है, अमेरिकन भी है, लेकिन अरेबियन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अरेबियन है वो प्रमुख प्लेट नहीं है, क्योंकि प्रमुख प्लेटें कितनी है? 7 है। देखिए हमारे सामने ये मैप है प्रमुख प्लेटों का। तो इसमें देखो, एक तो यूरेशियन प्लेट हो गई, एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, एक दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, एक अंटार्कटिक प्लेट हो गई, एक अफ्रीकी प्लेट हो गई, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। इस तरह से कितनी प्लेट हो गई हमारे सामने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से ये 7 जो प्लेटें हैं ये प्रमुख प्लेटें हैं। ठीक है, बाकी इनके अलावा जो है वो गौण प्लेटें होगी, ये प्रमुख प्लेटें होगी, तो ये बाकी अन्य प्लेटें होगी। तो अन्य प्लेटों की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन जो प्रमुख प्लेटें कितनी है? वो 7 प्रमुख प्लेटें हैं और वो हमारे सामने हैं। मतलब मोस्टली जो महाद्वीप वाली हैं, और एक तो अंटार्कटिक और एक प्रशांत महासागरीय। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? यानी हमसे ये कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है वहाँ ज्वालामुखी नहीं है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और दक्षिण अमेरिका, इन विकल्पों में से बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या बता रहा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है ज्वालामुखी। अच्छा, चलो मान लेते हैं। एक बार देख लेना आप कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। एक बार आप सर्च कर लेना और जो भी उत्तर होगा उसे अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना नीचे कि आपसे ये प्रश्न है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आपको एक बार इसको सर्च करना है ताकि स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो सके। अगले प्रश्न में चलते हैं। 10,000 द्वारों की घाटी स्थित है। 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ पे? मैक्सिको में, अलास्का में, इटली में या अरब में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ पे है? वो है यूएसए। और यूएसए में कहाँ? अलास्का में। ठीक है,
तो 10,000 ज्वारों की घाटी कहाँ पे है? यूएसए के अलास्का में। तो ये हमारे सामने अलास्का का मैप आ गया है, और यूं कहीं उत्तरी अमेरिका का मैप आ गया है। तो ये मैक्सिको, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये कनाडा और ये अलास्का। अलास्का पहले रशिया का भाग था, लेकिन रशिया के एक राजा ने इसे यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया था। तो अब वर्तमान में किसका भाग है? यूनाइटेड स्टेट्स का भाग है। और यहाँ बहुत ज़्यादा बहुमूल्य खनिज होने की संभावना है, पेट्रोलियम होने की संभावना है। तो इस प्रकार से रशिया पछता भी रहा है कि क्यों हमने बेचा इसे, लेकिन रात गई सो बात गई, है ना। तो इस प्रकार ये अलास्का है, यहाँ 10,000 द्वारों की घाटी है ना। 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ पे? तो अलास्का में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक गति कौन सी भूकंपीय लहरों की होती है, यानी कौन सी भूकंपीय लहरें हैं जिनकी सर्वाधिक गति होती है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है? पी, एल, एस या एम। तो सबसे स्पीड किसकी ज्यादा है? तो इसमें बुलेट कौन सी है? तो जो पी तरंगे है ना, वो सर्वाधिक गति वाली है। कौन सी? पी तरंगे सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय लहर है। ये भूकंपीय लहरों के नाम है, और पी तरंगे वो सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय लहर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो गया। मुक्त मेघों की जननी वायुमंडल की किस परत में मिलती है? मुक्त मेघों की जननी वायुमंडल की किस परत में मिलती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? यानी वो कौन सी मंडल है जहां पे बादल नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो समताप मंडल है ना, वहां पे बादल नहीं होते। कहां पे? समताप मंडल में बादल नहीं होते। और बादल नहीं होते तो जो वायुयान है ना, ये इस यहाँ पे अपना यात्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी है ना, वो अच्छी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस परत की ऊपरी धाराओं में जेट धाराएं चलती है? जो जेट धाराएं चलती है वो किस परत में चलती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, ओजोन मंडल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। यानी क्षोभ मंडल है ना, उसी में जेट धाराएं चलती है। जेट धाराएं कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल में चलती है। जेट धाराएं क्षोभ मंडल में चलती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य से निकलने वाली तरंगे होती है, जो सूर्य से तरंगे निकलती है वो कैसी होती है? लघु होती है, दीर्घ होती है? लघु और दीर्घ दोनों होती है या दोनों ही नहीं होती? तो दोनों ही नहीं होती है, तो कैसे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य से निकलने वाली तरंगे कैसी होती है? वो होती है भाई साहब लघु तरंगे। सूर्य से निकलने वाली तरंगे लघु तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? लघु तरंगे होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सौर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग धरातल को प्राप्त होता है? जो सूर्य की ऊर्जा का है ना, उसका कितना भाग धरातल को प्राप्त होता है? तो जितनी ऊर्जा निकलती है उसका 40, 45, 42 से 51। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सौर्य ऊर्जा का 51% भाग, 51% भाग ही धरातल को प्राप्त होता है ना। बाकी 49% धरातल से आने से पहले ही या तो रिवर्स हो जाता है या फिर धरातल में कहीं मतलब विलुप्त हो जाता है, और ये 51% भाग धरातल तक पहुंच पाता है। यानी पृथ्वी का जो धरातल है वहाँ पे सिर्फ सौर्य ऊर्जा जितनी आती है उसका 51% भाग ही पहुंच पाता है, क्योंकि जैसे ओजोन हो गई, ये बाकी चीज़ें रोक लेती है और इसको वापस परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? 3, 4, 6 या 7? तो वायुदाब की कितनी पेटियां बताओ? तो वायुदाब की है 7 पेटियां। कितनी पेटियां हैं? वायुदाब की 7 पेटियां हैं। कितनी पेटियां? 7 पेटियां हैं। ठीक है, वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, एक बात और, टीम मुलान ने सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10 ऐसे बिंदु बनाए हैं जो उनकी तैयारी में सहायता कर सकते हैं, यानी आपकी तैयारी में सहायता कर सकते हैं। इस संबंध में टीम मुलान ने 4 मिनट का एक वीडियो बनाया है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। कहाँ? तो हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, अन्यथा उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। नहीं, आल्प्स पर्वत में कौन सी पवन चलती है? जो आल्प्स पर्वत है ना, वहाँ कौन सी पवन चलती है? तो सांता आना फोन। तो इसका आंसर हमारे सामने आ गया। जो फोन है ना, फोन नाम की पवनें कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत में चलती है। कौन सी पवनें? फोन नाम की। फोन से याद रख सकते हो, आल्प्स में जो लोग रहते हैं वो फोन ज्यादा करते हैं, तो वहाँ कौन सी पवनें चलेगी? वहाँ फोन पवनें चलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विली विली क्या है? विली विली ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, टाइफून है, पठार है या पहाड़ है? तो विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है विली विली? ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये हमारी पृथ्वी है, तो बताओ, ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा होगी, वो तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 से 30 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर, या फिर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ? तो जो डोल्ड्रम पेटी है वो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण तक
यहाँ विस्तारित है डोल ड्रम पेटी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमजल का सीधा गैसीय रूप में स्थानांतरण को कहते हैं, यानी जो पहले तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि ये हिमजल है यानी बर्फ है और ये गैस है और बीच में होता है द्रव्य, तो सीधा ठोस से सीधा गैस में रूपांतरण ये किस प्रक्रिया से होता है, संघनन से होता है, हिमपात से होता है, उदरोपातन से या वर्षण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, उदरोपातन। यानी उदरोपातन से जो ठोस है ना वो सीधा गैस में बन जाएगा, द्रव्य होता है ना इसको स्किप कर देगा वो, ठीक है ना। तो कौन सी प्रक्रिया, उदरोपातन की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संवहनीय वर्षा नियमित रूप से कहाँ होती है, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, उपध्रुवीय या ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो संवहनीय वर्षा कहाँ पे होती है, संवहनीय वर्षा होती है अपना जो भूमध्य रेखा है ना 0 डिग्री इसके आसपास क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। यानी यहीं से गर्मी होगी और दिन के अंदर वो पानी ऊपर उठेगा और फिर शाम को वही पानी वापस बरस जाएगा। तो ये संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक दिन में 4 ज्वार किस स्थान पे आते हैं, यानी एक दिन में 4 ज्वार आ जाते हैं वहां पे, साउथहैम्पटन इंग्लैंड, मैड्रिड, हांगकांग या फ्लोरिडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथहैम्पटन है ना इंग्लैंड के अंदर, वहां पे एक दिन में 4 ज्वार आ जाते हैं भाई साहब, गजब भी है। मतलब 4 ज्वार आ जाते हैं साउथहैम्पटन, यहाँ पे कई भारतीय भी रहते हैं। यानी आपने सुना होगा ना भारतीय जैसे मूवीज में साउथहैम्पटन में रहते हैं, है ना, बहुत सारे भारतीय यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे एक दिन में कितने कितने ज्वार आ सकते हैं, 4 ज्वार आ जाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। कृषि क्षेत्र की आय की गणना करते समय कौन सी विधि काम में ली जाती है, यानी कृषि क्षेत्र की आय की गणना कर रहे हैं तो कौन सी विधि काम में लेंगे, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन विधि। आप कृषि क्षेत्र से आय की गणना कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से आय की, तो आप उत्पादन विधि काम में लेंगे, कौन सी, उत्पादन विधि काम में लेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा, आरबीआई द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, एनएसओ द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के द्वारा, ठीक है। तो एनएसओ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखो पहले था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक था सेंट्रल सांख्यिकी ऑफिस, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को मिला दिया और क्या बना दिया, एनएसओ बना दिया। कब बनाया, 23 मई 2019, यानी 2019 तो आपको याद रखना है, बाकी 23 मई अगर आप रख सको तो रखो, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, एनएसओ बना दिया। कब बनाया, 2019 में बनाया, मई के महीने में बनाया, 23 तारीख थी, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है, यानी जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इनमें किसका फर्क है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो जो जीडीपी होती है उसमें से जीएनपी निकालेंगे तो क्या बचेगा, कहने का तात्पर्य यही तो हो गया ना। तो ये बचेगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, क्या बचेगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और ये क्या होती है, इसका तात्पर्य है कि भारतीय विदेशों से कितना कमा के लाए और भारत से विदेशी कितने कमा के लेके गए, इसका फर्क होगा ना, वो बचेगा इसमें से, ठीक है। जीडीपी में से जीएनपी निकालेंगे तो। जीवन चक्र परिकल्पना से संबंधित द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग, इसका संबंध किससे है, यानी जो एक कॉन्सेप्ट है ना द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग, ये किससे संबंधित है, मिल्टन फ्रीडमैन साहब से है, प्रोफेसर एंडो और मोडिग्लियानी साहब से है, किन से, या फिर ड्यूसनबेरी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रोफेसर एंडो और मोडिग्लियानी साहब है ना, क्या नाम है, मोडिग्लियानी साहब, प्रोफेसर एंडो और मोडिग्लियानी साहब, इनका संबंध किससे है, द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग, इसका संबंध किससे है, एंडो साहब से और मोडिग्लियानी साहब से, यानी मोडी तो है ही ना, ग्लियानी भी कर लो इसको, तो मोडिग्लियानी साहब से द लाइफ साइकिल ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न, निम्न में से किस दर में वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति का नियंत्रण में मदद मिलती है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ गई बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मुद्रास्फीति मैंने आपको बताया था, मुद्रास्फीति का संबंध आपको महंगाई से करना है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है यानी महंगाई बढ़ रही है, सिंपल भाषा में ये है, एग्जैक्टली ये नहीं होता लेकिन मोटा मोटी ये होता है, ठीक है। समझने के हिसाब से आप ऐसा याद रख सकते हो। अब मुद्रास्फीति बढ़ गई, चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए,
है ना। अब इसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो क्या करें? आरबीआई किस चीज को उपयोग में करेगी? सीआरआर को करेगी, बैंक रेट को करेगी, एसएलआर को करेगी, या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई महंगाई का तात्पर्य कोई सामान है और उसको लेने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और लोगों के पास थोक में पैसा है। तो पहले चीज 10 रुपए की थी, अब लेने वाले 10 आ गए। अब वो कह रहा है कि ये चीज़ तो मैं 15 रुपए में ले लूंगा, कोई बात नहीं। कोई कहेगा मुझे दे दो, मैं 20 दे दूंगा, कोई कहेगा 30 दे दूंगा। यानी लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तभी तो दे रहे हैं ना। अब आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई लोगों के पैसे सौख लेगी, मार्केट से पैसे को सौख लेगी। अब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोग पैसा कम खर्च करेंगे, तो महंगाई कंट्रोल में आएगी ना उस हिसाब से। तो जो सीआरआर होती है, कैश रिजर्व रेशियो, इसके माध्यम से भी, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो पैसा जो आरबीआई बैंकों से कहती है कि आपको हमारे पास रखना मैंडेटरी है, इस पे आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बैंक रेट, वो रेट जिसपे आरबीआई से बैंक उधार ले सकते हैं। और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, क्या होता है? वो रेशियो, वो पार्ट बैंकों के डिपॉजिट्स का जो बैंकों को आरबीआई द्वारा बताई गई संपत्तियों में डालना होता है। यानी वो पैसा लोगों को उधार नहीं देंगे, वो उधार नहीं देंगे तो लोगों के पास फंड कम जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों ही तरीके ऐसे हैं जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त मांग का उदाहरण है, यानी इसमें से कौन सा है जो संयुक्त मांग का उदाहरण है? पेन और स्याही, पत्रिका और भास्कर, बस और ट्रक, और घी और तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा पेन और स्याही। यानी संयुक्त मांग का तात्पर्य होता है कि एक चीज मांगोगे तो दूसरी चीज का डिमांड खुद ही हो जाएगी। तो इसमें पत्रिका और भास्कर, तो पत्रिका ले लोगे तो भास्कर क्यों लोगे फिर? यानी न्यूज़पेपर तो एक ही पढ़ेगा ना बंदा। आप बस में चढ़ जाओगे तो ट्रेन में क्यों चढ़ोगे? और घी ले लोगे तो फिर तेल क्यों खाओगे? तो इस प्रकार से ये तो वैकल्पिक है ना। तो ये तो संयुक्त मांग के उदाहरण कतई नहीं हो सकते। लेकिन जो पेन और स्याही, जब आप पेन लोगे तो स्याही की डिमांड तो खुद ही हो जाएगी ना भाई। इसमें इसको चलाने के लिए आपको स्याही की भी आवश्यकता होगी। तो संयुक्त मांग का उदाहरण कौन सा हो गया? पेन और स्याही। यानी वो मांग जिससे दोनों पदार्थ रिलेटेड हो, यानी एक पदार्थ को चलाने के लिए दूसरे पदार्थ को भी लेना पड़ेगा, वो संयुक्त मांग होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 6 संख्याओं का माध्य 27 है। आपके सिलेबस में माध्य, माध्यिका और बहुलक है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारे सामने आया है, वो कैसा है? माध्य का प्रश्न है। माध्य साधारण शब्दों में इसे औसत के तौर पे देख सकते हैं, गणितीय माध्य कह सकते हैं इसे। माध्य क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है ना। तो हमारे प्रश्न क्या है? 6 संख्याओं का माध्य 27 है, इसमें से एक संख्या हटा ली गई और शेष संख्याओं का माध्य 26 रह गया। तो हटाई गई संख्या क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो ये पहले पेन ले लेते हैं। तो इसका आंसर 27, 26, 32 और 30 में से देना है। तो 6 संख्याओं का माध्य 27 है, माध्य 27 है और संख्या कितनी है? 6 है। तो अब 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 27 6 162 होते हैं, तो 162 हो गया। अब ये कह रहा है कि इन 6 में से एक हटा लिया, एक हटा लिया तो संख्या कितनी, वो कितनी बच गई हमारे पास में? 5 बच गई। जो वस्तुएं 5 वस्तुएं, 5 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है? 1 का। तो 26 26 5 जगह हो सकते इतनी है। तो ये टोटल कितने होंगे? 26 5 130 हो गए। अगर 27 एवरेज था तब 6 थी, तब टोटल 162 हो रहा है, और 5 है और 26 एवरेज तो 130 हो रहा है। तो इसके अंतर को अगर निकाल देंगे तो जो 6th नंबर है वो आ जाएगा ना हमारे पास में। तो कितना हो जाएगा? 162 में से 130 गए तो कितने बचे? 32 बचे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 32 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न चलते हैं। राजकोष या घाटा जो सामान्यतः सरकार के उपभोग के रूप में लिया जाता है ना, समग्र मांग और स्फीति में वृद्धि लाता है, आयात को प्रोत्साहित करता है और निर्यात को हतोत्साहित करता है, चालू खाते में घाटे को बढ़ाता है, या सभी? तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही प्रभाव होते हैं इससे। राजकोष या घाटा का तो आपको पता ही है क्या होता है। राजकोष या घाटा वो होता है कि सरकार के पास पैसा उगाई तो कम करी और सरकार ने बजट बना दिया ज्यादा पैसे का, है ना। अब सरकार एक्स्ट्रा पैसा उधार लेके कहीं से भी आरबीआई से छपा के मार्क यहाँ पे डालेगी, है ना। कायदे से तो क्या होता है, सरकार जितनी कमाई करे उतना ही खर्चा करे, है ना। लेकिन सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है,
मार्केट में पैसा लोगों को ज़्यादा खर्च करके दे रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, वृद्धि लाएगी, बिल्कुल सही है। और अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो समग्र मांग बढ़ेगी। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आयात को प्रोत्साहित करता है। आयात को प्रोत्साहित कैसे करेगा, लोगों के पास फंड हो गया, ठीक है, लोगों के पास इनकम सोर्स ज़्यादा हो गए ना। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया तो लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे, सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, है ना। उत्पादन ज़्यादा होगा तो रोजगार फिर मांगेंगे कि भाई, इस तरह से साइकिल चलने लगेगी। तो इससे क्या होगा, अब लोगों के पास पैसा आ गया, आपके पास पैसा आ गया, ठीक है। अब पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, आप महंगा मोबाइल फ़ोन लोगे, कौन सा, EMI का लोगे। तो ये इम्पोर्ट ही तो हुआ ना, आयात ही तो हुआ ना। तो इम्पोर्ट होगा तो इस तरह से आयात में वृद्धि होगी और निर्यात को हतोत्साहित करता है, क्योंकि आयात में वृद्धि होगी तो मतलब वैसा वर्षा ही होता है। आयात अगर बढ़ेगा तो निर्यात घटता ही है उस परिस्थिति के अंदर। और चालू खाते में घाटे को बढ़ाता ही, ये तो सीधा सा बात है कि मतलब चालू खाता तो बढ़ेगा ही ना। अगर खर्चा ज़्यादा कर रही है और सरकार के इनकम्स कम है तो उधारी लेनी पड़ेगी, तो चालू खाते में घाटे में जाएगी। तो इस प्रकार ये चारों प्रभावित हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों को का कारखाना कहा जाता है, किसका, साख निर्माण का, जमानत का, कोष नियंत्रण का, या इनमें से कोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों को साख निर्माण का कार्यालय कारखाना कहा जाता है। साख निर्माण माने उधारी देना, तो लोगों को उधारी कौन देता है, तो वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक ही तो देते हैं ना। कॉमर्शियल बैंक का मतलब वो बैंक जो लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों को उधार देते हैं, एक तरीके से व्यापार की तरह करते हैं, वो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं। तो जैसे RBI, ये अपना RBI नहीं, RBI तो केंद्रीय बैंक है, RBI वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ठीक है। जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या पंजाब नेशनल बैंक हो गए, ये बैंक है ना, ये वाणिज्यिक बैंक है और ये साख निर्माण के कारखाने कहे जाते हैं, क्योंकि यही लोगों को उधार देते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ की गई, 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न चलते हैं, राजस्थान में भामाशाह योजना कब प्रारंभ की गई। राजस्थान में भामाशाह योजना 1995 में, 1998 में, 2002 में या 2008 में, कब प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2008 में। भामाशाह योजना कब शुरू की गई, देखो भामाशाह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मानव विकास की संकल्पना का प्रतिवेदन किसने दिया था, महबूब उल हक ने, मिलर ने, रितार ने या स्टीफन हॉकिंस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास की संकल्पना का प्रतिवेदन महबूब उल हक साहब ने दिया था। ये पाकिस्तान के थे वैसे, और इन्होंने मानव विकास की संकल्पना का प्रतिवेदन दिया था, यानी मानव विकास की जो संकल्पना लेके आए थे ना, वो महबूब उल हक साहब लेके आए थे। अगले प्रश्न चलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक का पहला प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया। जो मानव विकास सूचकांक है ना, इसका पहला प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1980 में, 90 में, 2000 में या 2010 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1990। यानी मानव विकास सूचकांक 1990 में प्रारंभ किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक कब आया था, 1990 में आया था। निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है, लैंगिक समानता, भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष अनुसंधान, क्योंकि लैंगिक समानता तो है, भुखमरी भी है, जो SDG गोल्स है ना उसमें लैंगिक समानता है, भुखमरी है, उत्तम स्वास्थ्य भी है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान उसमें शामिल नहीं है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कौन से साधनों का लगातार अपक्षय होता रहता है, यानी कौन से साधन है, यानी आर्थिक विकास तो हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन जो साधन है वो उनका अपक्षय होता है, वो कम होते हैं, क्षीण होते हैं। कौन से, वो वन संपदा का होता है, खनिज संपदा का होता है, जल संसाधन का होता है, या सभी का होता है। इसका आंसर हो जाएगा इन सभी का होता है। यानी हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम वनों को विनाश कर रहे हैं, खनिज संपदा धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि इसका उपयोग कर रहे हैं, और जल संसाधन तो भूमि के जल तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए बहुत सारी जगह, और बाकी जल भी या तो दूषित हो रहे हैं या फिर उनके सोर्स भी खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीन GNP का मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा कितने वर्षों द्वारा होता है।
तो ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के द्वारा बाद में होता है? 10 साल, 5 साल, 2 साल या 15 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 10 साल बाद में। यानी जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो 10 साल के बाद में ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन करता है। कितने समय बाद में? 10 साल के बाद में ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन करता है। नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो पूर्णकालिक तो 5 होते हैं, लेकिन अंशकालिक कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 2। नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं ना, जो विश्वविद्यालय से या इस प्रकार की संस्थाओं से होते हैं, और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की? जेम्स विल्सन, फ्लेमिंग, मिलर या डेविड मालपास ने? तो इसका आंसर है भारत में ना आयकर की शुरुआत करी थी जेम्स विल्सन ने। किसने करी? भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन साहब ने करी। किसने करी? जेम्स विल्सन साहब ने भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत करी थी। इनकम टैक्स की शुरुआत किसने करी? जेम्स विल्सन साहब ने करी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेरोजगारी का वह प्रकार जिसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, यानी बेरोजगारी, और बेरोजगारी दिखती नहीं है, कैसे? तो वो कैसी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न, त्वरित, मौसमी और क्षणिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्यों? देखिए ऐसा होता है, जैसे 10 बीघा खेत है, उसमें 2 आदमी लगे, ठीक है, और अब उनके 3 बच्चे हो गए। अब वो तीनों बच्चे बड़े हो गए, और अब इस 10 बीघा खेत में ये 5 आदमी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको लगता है कि हम सब रोजगार में हैं। अरे भाई, काम तो 2 लोगों का ही है, 2 लोग ही कर सकते थे, 3 लोग तो फालतू में लग रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है ना, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत है विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश और विकास उन्नत देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत तो हमको पता ही है कैसा देश है, भारत विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। और जो डेनमार्क, स्वीडन हो गए ना, ये विकसित देश है ना। और जो अविकसित देश कौन से हो गए? जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना ज़्यादातर, वो अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र को कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी अगर विज्ञान के वर्गीकरण किया जाए तो समाजशास्त्र कौन सा स्थान प्राप्त करता है? पहला, दूसरा, तीसरा या अंतिम? तो भाई साहब समाजशास्त्र आता है लास्ट में, है ना। अगर विज्ञान की कैटेगराइज करी जाए तो समाजशास्त्र की रैंक कौन सी होगी? अंतिम होगी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। समकालिक समाजशास्त्र अध्ययन में निम्न में से एक पर विचार करता है। जो समकालिक समाजशास्त्र है ना, वो किस पे विचार करता है? समुदाय पे करता है, जनजाति पे करता है, संस्कृति पे करता है, सभी करता है? तो समकालिक समाजशास्त्र में समुदाय पे भी विचार किया जाता है, और जनजाति पे भी विचार किया जाता है, और संस्कृति पे किया जाता है, यानी सब पे विचार किया जाता है। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता है। यानी ऐसा दार्शनिक जिसे इतिहास को देखे तो समाजशास्त्री कह सकते हैं। प्लेटो, सोक्रेटिस, थॉमस एक्विनोस या कॉम्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कॉम्ट साहब है ना, उन्हें इतिहास का समाजशास्त्री कह सकते हैं। यानी जो समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट कब आया? ये तो 19वीं 20वीं सदी में आया ना मोटा मोटी तो। लेकिन जो कॉम्ट साहब है पुराने हैं, लेकिन इनके जो एक्टिविटीज है ना, उनको देख के कह सकते हैं कि ये समाजशास्त्री है ना। इनकी एक्टिविटीज को देख के समाजशास्त्री कह सकते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र माना है? यानी कौन साहब है जिन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र है ना, उसे तुलनात्मक समाजशास्त्र माना है? रेडक्लिफ ब्राउन, सोक्रेटिस, थॉमस एक्विनोस या कॉम्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। कौन? रेडक्लिफ ब्राउन साहब है ना, उन्होंने क्या किया? सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र मान लिया। किसे? सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र किसने माना? रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है ना, रेड भी है, ब्राउन भी है, लेकिन क्या है? क्लिप है। सामाजिक मानव शास्त्र क्या माना है? तुलनात्मक समाजशास्त्र माना है। निम्न में से समाज का प्रमुख आधार नहीं है, यानी कौन सा है जो समाज का प्रमुख आधार नहीं है? पारस्परिक सहायता, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तियों की बहुलता या स्वतंत्रता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी स्वतंत्रता ना समाज में नहीं चलती, आपको लेना पड़ेगा लिमिटेशंस, है ना। तो पारस्परिक सहायता तो होती है, सामाजिक नियंत्रण भी होता है, व्यक्तियों की बहुलता भी होती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता समाज में नहीं चलती। समाज की कुछ दायरे होते हैं, लिमिटेशन होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, और आपको करना पड़ता है उनको फॉलो, है ना। अगर समाज होगा तो वो फॉलो करना पड़ेगा, स्वतंत्रता वहां नहीं चलेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जहां जीवन है वही समाज है, ये उक्ति सत्य है, असत्य है, निश्चित नहीं है, आंशिक सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां जीवन है वही समाज है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां जीवन ही नहीं होगा, वहां समाज कहां से आएगा? तो ये उक्ति बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
कृषक समाज से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कृषक समाज है ना, उसके संबंध में असत्य कथन बताना है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, कृषक समाज ग्रामीण क्षेत्र में निवास करेंगे ना, तो ये तो सही लग रहा है। और अस्थिरीकृत समाज अधिशेष उत्पादन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी दे रखा है। तात्पर्य क्या हो गया, यानी अस्थिरीकृत समाज थोड़ी होता है, नहीं, वहां भी स्तरीकृत होता है, स्तरीकरण होता है, वहां भी स्तर ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है ना, तो मतलब वहां भी कृषक समाज में भी ऐसा होता है। और अधिशेष उत्पादन थोड़ा होता है, कृषक समाज में तो उतना ही उत्पादन होता है जितना वो कंजम्पशन कर लेते हैं, या फिर जिससे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकते हैं उतना ही उत्पादन होता है। तो अधिशेष उत्पादन भी गलत हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन 2 और 3 दोनों गलत हो गए। और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं सत्य है, हमें असत्य आइडेंटिफाई करना था, तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। डिजिन के अनुसार निम्न में से भीड़ और श्रोता किस प्रकार के समूह हैं? डिजिन साहब है ना, उन्होंने भीड़ और श्रोता समूह किस प्रकार का है? सांस्कृतिक या क्षेत्रीय, स्थायी है, अस्थायी है? तो भीड़ और श्रोता ना, वो है अस्थायी समूह। कैसा समूह है? भीड़ और श्रोता अस्थायी समूह है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो भीड़ होती है, जो श्रोता होते हैं ना, वो थोड़े से सामूहिक टाइम के लिए समूह बनाते हैं, फिर वो समूह खंडित हो जाता है, और जो इसके पार्ट थे, जरूरी नहीं कि अगली बार भीड़ हो तो वही उसके पार्ट होंगे, तो इस प्रकार से ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह नाम का प्रयोग किया? एक टर्म है, टर्म का नाम है बाह्य समूह। इस टर्म का उपयोग किसने किया था सबसे पहले? समनर ने, सेक्रेटोस ने, थॉमस एक्विनोस ने, कॉम्ट ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो समनर साहब है ना, कौन? समनर साहब, उन्होंने सबसे पहले बाह्य समूह शब्द का उपयोग किया था। किसका? बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया था। किसने? समनर साहब ने। अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, वह समूह कहलाता है। यानी अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है? वो समूह अंतर समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह या प्राथमिक समूह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ समूह। क्या क्या कह रहा है? यानी व्यक्ति एक समूह में है और वो दूसरे समूह को देखता है और उस समूह से वो प्रभावित हो जाता है, तो इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं? संदर्भ समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो प्रभावित करने वाला समूह है ना, वो संदर्भ समूह कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी औपचारिक संगठन में जानबूझकर बनाया गया पद, यानी कोई औपचारिक संगठन है, ठीक है ना, जैसे कोई संस्था है, वो औपचारिक तो होती है, उसमें कोई पद जानबूझ के बनाया गया है, वो पद क्या कहलाता है? अधिकारी, कार्मिक, ऑफिस या स्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफिस, है ना। किसी संगठन में जानबूझकर कोई पद बनाया गया, उस पद को ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस कहते हैं। अमीर वर्ग उदाहरण है किसका? स्त्रीत्व का, परिस्थिति का, स्थिति संकुल का या ऑफिस का? तो अमीर वर्ग है ना, वो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमीर वर्ग है वो स्त्रीत्व का उदाहरण है। किसका? स्त्रीत्व का उदाहरण है अमीर वर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। दक्ष किंतु चिड़चिड़े डॉक्टर की तुलना में, यानी डॉक्टर बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मतलब ज्ञानी डॉक्टर है, दक्ष है लेकिन चिड़चिड़ा है, उसकी तुलना में दक्ष लेकिन दयालु डॉक्टर, यानी इस बार भी अच्छा डॉक्टर है, मतलब अपने काम का बहुत अच्छा जानकार है, लेकिन डॉक्टर साहब दयालु भी बहुत है। तो ऐसे डॉक्टर को क्या प्राप्त होता है? अधिक प्रतिष्ठा, सत्ता, सम्मान या भूमिका? तो भाई साहब ऐसे डॉक्टरों के लिए ना सम्मान होगा, और सम्मान भी कैसा होगा? मन से सम्मान होगा। जो ऐसे डॉक्टर होंगे ना, जो दयालु होंगे और काम में भी अच्छे होंगे, तो ऐसे डॉक्टरों का सम्मान होगा। इस डॉक्टर के पास तो भाई साहब मान के चलो कि अपना काम निकलवाने के लिए जाएंगे, कि भाई कोई विकल्प ही नहीं तो इसके पास जाएंगे, अपना काम करवा के आएंगे, बाकी वापस आके उसको ये नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब ने हमारा भला कर दिया, ये कर दिया, है ना। लेकिन इन डॉक्टर साहब है ना, इनके बारे में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें बोलेंगे, और उनको देखेंगे तो उनको सम्मान भी बहुत ज़्यादा करेंगे, और करना भी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उनको सम्मान अधिक दिया जाएगा। निम्न में से किस विद्वान ने परिस्थितियों को अर्जित और प्रदत्त नामक दो भागों में बांटा? यानी एक विद्वान हुए, उन्होंने जो स्थिति होती है ना, उनको कहा कि एक तो स्थिति होती है अर्जित स्थिति, एक होती है प्रदत्त स्थिति, यानी परिस्थिति एक तो आपने अर्जित की है, एक आपको प्राप्ति होगी, क्या ही कर सकते हैं। तो ये दो भागों में बांटने वाले विद्वान कौन थे? परिस्थिति को दो भागों में बांटने वाले प्लेटो थे, रॉल्फ लिल्टन थे, थॉमस एक्विनोस थे, कॉम्ट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो रॉल्फ लिल्टन साहब थे ना, उन्होंने परिस्थितियों को दो भागों में बांटा, एक को कहा अर्जित, दूसरे को कहा प्रदत्त, है ना। ये थे रॉल्फ लिल्टन साहब। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा भी होती है, यानी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है,
परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन की एक दिशा भी है, एक निश्चित वे में परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, प्रसार कहते हैं, उद्विकास कहते हैं, प्रगति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के परिवर्तन को उद्विकास कहते हैं भाई साहब। कहने का तात्पर्य क्या है? परिवर्तन तो हो रहा है, लगातार भी हो रहा है, और एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी एक डेडिकेटेड वे में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्विकास कहते हैं। उद्विकास प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में सर्वप्रथम किसके द्वारा भेद किया गया? यानी दो प्रकार की चीजें बताई कि एक तो उद्विकास प्रगति, ठीक है, एक सामाजिक प्रगति या सामाजिक परिवर्तन। इसके अंदर भेद किया इन साहब ने। कौन साहब थे वो? ऑगबर्न थे, सेक्रेटोस थे, थॉमस एक्विनोस थे, या कॉम्ट थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ऑगबर्न साहब थे ना, ऑगबर्न साहब, उन्होंने उद्विकास की प्रगति में और सामाजिक परिवर्तन में फर्क किया सबसे पहले। ये थे ऑगबर्न साहब। कौन थे? ऑगबर्न साहब। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। किसी स्वीकृति और वांछित लक्ष्य या उद्देश्य की ओर बढ़ना क्या है? सभ्यता है, प्रगति है, उद्विकास है, प्रसार है? यानी कोई स्वीकृति और वांछित लक्ष्य उद्देश्य की तरफ बढ़ना क्या है? सभ्यता, प्रगति, उद्विकास या प्रसार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रगति कहलाएगा, है ना। यानी अगर आप मतलब कोई वांछित लक्ष्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो ना लगातार, है ना, जैसे आपका लक्ष्य है और इसकी तरफ आप लगातार बढ़ रहे हो, तो इस चीज को क्या कहेंगे? इसको प्रगति कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रगति कहलाएगी। एक वांछित लक्ष्य की ओर बढ़ना, लगातार बढ़ना, प्रगति कहलाएगी। तब कहते हैं ना आपने कितनी प्रगति कर ली है, नहीं कितने आगे आप उस दिशा में बढ़ चुके हो। जैसे आप वरिष्ठ अध्यापक बनने की दिशा में कितनी प्रगति कर चुके हो, यानी वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट यहाँ पे और आप यहाँ पे वर्तमान में चल रहे हो इधर इस पोस्ट की तरफ, तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हो? तो ये क्या है? आपकी प्रगति है, ठीक है, क्योंकि आप इस दिशा में बढ़ रहे हो, तो ये आपकी प्रगति कहलाएगी। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन है किसका? मार्क्स का, श्रीनिवास का, घुर्रे साहब का, मजूमदार और मदन साहब का? तो ये आंसर है ऑप्शन डी, मजूमदार और मदन साहब का है। मजूमदार और मदन साहब क्या कहते हैं कि जाति है ना वो एक बंद वर्ग है, यानी जाति एक वर्ग है लेकिन वो बंद है, ठीक है। ये किसने कहा है? मजूमदार और मदन साहब ने कहा है। अगले प्रश्न चलते हैं। कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक। कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मार्क्स साहब है, श्रीनिवास है, घुरी है, मजूमदार और मदन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? घुरी साहब है। घुरी साहब कौन है? कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन कौन लेखक? इसके लेखक कौन है? घुरी साहब है। कोई प्रश्न है ऐसा जो कंफ्यूजिंग है जिसका उत्तर आपके हिसाब से कोई दूसरा होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत करवा सकते हो, ठीक है। और उस संबंध में हम आवश्यक परिवर्तन करके जो अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट होती है वहां डाल देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ताकि आपके प्रश्न गलत होने की संभावना क्षीण होती जाए धीरे धीरे। तो इस प्रकार इसके कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? घुरी साहब है। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब, उसका नाम है पीपल ऑफ इंडिया, उसके लेखक कौन है? मार्क्स, श्रीनिवास, घुरी, रिजले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो रिजले साहब है ना, उन्होंने लिखी है क्या? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, रिजले, है ना। तो रिजते बोलते थे भारत के लोग, तो रिजले, इस तरह से पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रिजले साहब है। कौन है? रिजले साहब पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगले प्रश्न चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक क्या है? गहन अध्ययन है, संपूर्ण अध्ययन है, स्वतंत्र अध्ययन है, सीमित अध्ययन है? तो सामाजिक अध्ययन है ना वो कई विषयों का योग न होकर एक स्वतंत्र अध्ययन है। क्या कहा गया है? सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक स्वतंत्र अध्ययन है। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। सिम्पसन के उद्देश्य के किस पक्ष के क्षेत्र में कार्य किया? सिम्पसन है ना, उन्होंने उद्देश्य के किस क्षेत्र में कार्य किया? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कल्पनात्मक? तो सिम्पसन साहब ने क्रियात्मक पक्ष की तरफ कार्य किया। इसकी तरफ सिम्पसन, और इन्होंने क्रियात्मक पक्ष में, तो मतलब जो सिम्प के सन है ना, सिम्पसन है ना, इन्होंने क्रियात्मक पक्ष में कार्य किया है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाएगी? ज्ञान कहलाएगी, अनुप्रयोग कहलाएगी, अभिरुचि या अवबोध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवबोध। यानी विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता अवबोध कहलाती है। विषय वस्तु के भाव को, विषय वस्तु का भाव का तात्पर्य समझ गए ना, यानी कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई आपको बात बताई, है ना, अब उस बात को आप किस लेवल तक, किस स्तर तक समझे,
है ना, उस चीज को क्या कहते हैं, अवबोध कहते हैं। यानी आपको कोई ऐसी बात बताई जिसके बारे में आप पहले से अवगत नहीं थे, और उस बात को आप किस स्तर तक, किस लेवल तक आप समझ चुके, या जो बात बताई अगले ने जिस भावना के साथ बताई उसी भावना के साथ आप समझ लिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसे अवबोध कहते हैं। क्या कहते हैं, अवबोध कहते हैं। यानी किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता अवबोध कहलाती है। यानी दूसरा कहना क्या चाह रहा है, या जो किताब में क्या लिखा है उन चीजों को समझना, वो अवबोध कहलाता है, जो आपको पहले जिसके बारे में भान या ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न चलते हैं। समन्वय से शिक्षण बनता है। समन्वय से शिक्षण कैसा बनता है, आकर्षक, सरस, रोचक या सभी। तो देखो, समन्वय से शिक्षण आकर्षक भी बनेगा, सरस भी बनेगा। सारस नहीं है, सरस है भाई साहब, मान लिया। सरस और रोचक तीनों ही बनेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में एकीकृत रूप से पूर्व इतिहास के उद्देश्य में सम्मिलित था। सामाजिक अध्ययन का जो एकीकृत पूर्व इतिहास का उद्देश्य था ना, उसमें क्या निहित था, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसमें कल्पना शक्ति भी निहित थी, तर्क शक्ति भी निहित थी, और स्मरण भी निहित था, यानी याददाश्त भी निहित थी। तो सभी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में गणित का महत्व है। गणित किस पर्पज से काम आती है, माप तालिकाओं को बनाने होती हूँ, बिल्कुल आती है। वाउचर बनानी होती हूँ, तब भी आती है। रसीदों के लिए, तब भी आती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। यानी गणित का उपयोग सामाजिक अध्ययन में भी है। तो किस पर्पज के लिए, माप तालिका बनाने के लिए है, वाउचर बनाने के लिए है, रसीद बनाने के लिए है। तो इसका मतलब सभी के लिए है। शिक्षण विधि के तत्व है, संप्रेषण, चित्र, हाव भाव, ये सभी। यानी शिक्षण विधि के कौन कौन से पार्ट्स है, तो संप्रेषण भी है, चित्र भी है, हाव भाव भी है। यानी ये तीनों ही शिक्षण विधि के पार्ट है। संप्रेषण भी है, और चित्र भी है, हाव भाव भी है, तो सभी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थॉमस एम रिस्क ने प्रायोजना के कितने प्रकार की व्याख्या की है। थॉमस एम रिस्क साहब ने प्रायोजना के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, थॉमस साहब ने या रिस्क साहब ने प्रायोजना के 3 प्रकार बताए हैं। रिस्क साहब ने प्रायोजना कितने बताए हैं, 3। रिस्क साहब के नाम में 2.5 अक्षर है, लेकिन उन्होंने प्रायोजना के 3 नाम बता दिए है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान है। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान है, 5, 6, 7 या 8। तो समस्या समाधान विधि है ना, उसके कितने सोपान है, 7 सोपान है। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान है, 7 सोपान है। भूमिका निर्वाह का दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है। भूमिका निर्वाह है, उसका दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है, भूमिका अभिनय, पात्र अभिनय, पात्र भूमिका या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पात्र अभिनय। जो भूमिका निर्वाह विधि है उसका दूसरा नाम पात्र अभिनय होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण में जिन जनतांत्रिक गुणों का विकास होता है वो है सहयोग, सद्भाव, सहनशीलता या सभी। तो क्षेत्रीय भ्रमण में सहयोग का भाव भी डेवलप होगा, सद्भाव का भी डेवलप होगा, सहनशीलता का भी होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। यानी क्षेत्रीय भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण मतलब लोकेलिटी में भ्रमण करने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को सिखाते हो। उसमें सहयोग डेवलप होगा, सद्भाव डेवलप होगा और सहनशीलता भी डेवलप होगी। जब विद्यार्थी रुचि लेकर अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा तो वह क्या नहीं कर पाएगा, पक्षपात, अनुशासनहीनता, निद्रा या प्रत्यक्ष अनुभव। तो अगर विद्यार्थी पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है अनुशासनहीनता तो वो करेगा ही नहीं ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुशासनहीनता नहीं कर पाएगा विद्यार्थी। क्योंकि हमसे पूछा है कि क्या नहीं कर पाएगा, तो अनुशासनहीनता नहीं कर पाएगा। कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कक्षा की उपयोगिता के आधार पर जो शिक्षक सहायक उपकरण है ना, वो कितने भागों में बांटे जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। यानी कक्षा उपयोगिता के आधार पे शिक्षक सहायक उपकरणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में जीरो का क्या अर्थ है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में जीरो का अर्थ रीसेट है, ऑफ है, ऑन है, या रीसेट और ऑफ दोनों है। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, वो 0 और 1 पे कार्य करता है, बाइनरी सिस्टम पे ना। तो उसमें 0 का मतलब होता है रीसेट या ऑफ, ये दोनों ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शिक्षक को विद्यालय की आत्मा किसने कहा है। शिक्षक होता है ना, टीचर साहब, उनको विद्यालय की आत्मा किसने कहा है, और बिल्कुल सही कहा है। किसने कहा, बाइनिंग और बाइनिंग ने, एलन ने, विविंग ने या ड्रायर ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाइनिंग और बाइनिंग साहब ने शिक्षक को विद्यालय की आत्मा कहा है। किसने, बाइनिंग और बाइनिंग साहब ने।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हमने पेपर नंबर 4 आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम पेपर नंबर 5 लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहें,